नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ नैनीताल जिले के भवाली में स्थित नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए कैची धाम पहुंचे। मंदिर समिति और प्रशासन की ओर से उपराष्ट्रपति को नीम करोली बाबा की मूर्ति देकर इस दौरान स्वागत किया गया। इससे पहले सुबह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हल्द्वानी कैंट स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत और अभिवादन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, एडीजी अमित सिन्हा, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें कैची धाम की हैं, जहां कैची धाम में बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए यहां पर आज सुबह पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ नैनीताल जिले के भवाली में स्थित बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए इस दौरान देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए वो कैची धाम पहुंचे हुए थे, जहां मंदिर समिति और प्रशासन की ओर से उपराष्ट्रपति को नीम करोली बाबा की मूर्ति देकर उनका स्वागत किया गया। इससे पहले सुबह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हल्द्वानी कैंट स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत और अभिवादन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, एडीजी अमित सिन्हा, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो नीम करोली कैची धाम में स्थित बाबा का ये धाम है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग, भक्त, श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं उनके दर्शन करने के लिए। और देश के उपराष्ट्रपति भी इस दौरान बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। देश विदेश में उनके लाखों भक्त हैं, लाखों श्रद्धालु हर दिन उनके दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कैची धाम में बाबा के दर्शन करने के लिए इस दौरान उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। तो चारधाम यात्रियों को अब हरिद्वार ऋषिकेश में पंजीकरण के लिए लंबी लाइन लगाने और कई दिनों तक यहां रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीएम धामी के आदेश पर खास कदम उठाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन न होने के चलते पिछले कई दिनों से हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे चारधाम यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड सरकार ने ऐसे यात्रियों के रजिस्ट्रेशन कर उनको स्पेशल पास देकर चारधाम यात्रा पर भेजने की बड़ी सौगात दी है। इनमें वो यात्री हैं जो फर्जी रजिस्ट्रेशन का शिकार हो गए थे और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। आज जिला प्रशासन की तरफ से हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में ऐसे हजारों यात्रियों को चारधाम यात्रा के लिए भेजा गया है। उधर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी स्थानीय मुद्दे को लेकर आगामी निकाय और विधानसभा चुनावों में मैदान में उतरेगी। घनसाली में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के सरोकारों की अनदेखी कर यहां के लोगों के साथ छलावा किया है, जबकि यहां के मूल निवासियों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन के साथ ही रोजगार और यहां के युवाओं की लड़ाई जमीन पर लड़ रही है। उन्होंने आगामी निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़ने का निर्णय लिया है। उधर पौड़ी लोकसभा सीट की 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर इस दौरान निर्वाचन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर इन दिनों कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे मतगणना में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके। जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना
पौड़ी में होगी। ईवीएम की मतगणना के लिए 76 टेबल लगाई गई हैं, जबकि 9 मतगणना हॉल के लिए 126 माइक्रो ऑब्जर्वर, 102 सुपरवाइजर और 109 मतगणना सहायक मतगणना में शामिल रहेंगे। इसके साथ ही 30% कार्मिकों को मतगणना के लिए आरक्षित भी रखा गया है। वहीं पोस्टल बैलेट के लिए 82 माइक्रो ऑब्जर्वर, 164 मतगणना सहायक तैनात किए गए हैं और 30% कार्मिकों को रिजर्व में रखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना पूरी करने के लिए अब तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कार्मिकों को मतगणना का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उधर उत्तरकाशी जंगल में लगी आग पर फॉरेस्ट विभाग और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने काबू पा लिया है। उत्तरकाशी के जंगल में बुधवार रात को वन प्रभाग और अपर यमुना वन प्रभाग में भीषण आग लग गई थी। पहाड़ों में आग की वजह से वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। वहीं जंगल में आग लगने की सूचना मिलते ही वन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच गई थी और रात भर की मशक्कत के बाद अब फॉरेस्ट विभाग की टीम, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बीते दिनों पहाड़ों पर आग लगने की घटना से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। इसके साथ ही वरुणावत, गुफायारा एरिया में और इसके साथ आग गंगा और यमुना के जंगलों में भी फैल गई है, जिससे यहाँ के स्थानीय निवासी और तीर्थयात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जंगल में लगी आग से उठे धुएं की वजह से आसपास के पूरे इलाके में धुंध की चादर छा गई है। इसके चलते पूरे इलाके में तेजी से गर्मी भी बढ़ गई है। तो लाखों की वन संपदा अब तक जलकर पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है और पिछले कई महीनों से इसी तरीके से उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं। एक जंगल की आग किसी तरीके से बुझाने की कोशिश की जाती है तो तब तक दूसरे जंगल से आग लगने की सूचना सामने आ जाती है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पर जल्द ही यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि सितंबर महीने में यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली सेवा की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए यमुनोत्री धाम से 1 किलोमीटर दूर हेलीपैड का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस हेलीपैड के बनने से बुजुर्ग श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम के दर्शन करने में काफी सहूलियत होगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं और 4 धाम में दर्शन करते हैं। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के राजस्व के साथ साथ यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा रोजगार उपलब्ध कराती है। सरकार भी 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश कुमार ने यात्रियों से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई एसओपी पढ़कर यात्रा करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि करीब 9 भाषाओं में यात्रा की एसओपी जारी की गई है, जिससे यात्री यात्रा में शारीरिक समस्या के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम का पैदल मार्ग काफी कठिन है। ऐसे में यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी है और उसके बाद यात्रा करनी है। आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 4 धाम यात्रा के रूट में जगह जगह चेकअप पॉइंट बनाए हैं ताकि यात्रियों की प्राथमिक जांच हो सके। उधर बड़े पर्दे के सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर उत्तराखंड की यात्रा पर निकले हैं। पिछली बार जब उनकी जेलर फिल्म रिलीज हुई थी तो उस रोज वो ऋषिकेश स्वामी दयानंद आश्रम पहुंचे थे। यहां से वो श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकले थे। अभिनेता रजनीकांत बुधवार की शाम ऋषिकेश के स्वामी दयानंद आश्रम पहुंच गए। स्वामी जी के शिष्य रजनीकांत जब भी उत्तराखंड आते हैं तो इसी आश्रम में रुकते हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने
गुरु की समाधि पर ध्यान लगाया। संध्याकालीन आरती में वो शामिल हुए। 2 मित्रों के साथ वो बद्री केदार धाम की यात्रा पर निकल गए। रजनीकांत दर्शन के पश्चात द्वारा हाट भी जाएंगे। रिस्पना के उद्गम क्षेत्र से निकलने वाले जल स्रोत में सीवर का पानी मिलाने की शिकायतों के बाद उत्तराखंड जल संस्थान, नगर पालिका परिषद मसूरी, पेयजल निगम, ग्राम सभा चामाचारी और नॉर्थ डिवीजन के साथ ही वाइनबर्ग एलन स्कूल और वुड स्ट्रोक स्कूल के प्रतिनिधियों की तरफ से क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। वहीं पानी के सैंपल भी लिए गए, जिसकी रिपोर्ट शासन को अब पेश की जाएगी। आज हम लोग नगर पालिका के साथ पेयजल निगम और देहरादून से हमारी नॉर्थ डिवीजन की संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित थी। इसके अलावा हमने वुडस्टॉक स्कूल और एलन स्कूल को भी संयुक्त निरीक्षण के लिए बुलाया था। तो सारे विभागों ने मिलकर मौसी फॉल से लेकर के और जहाँ पर एसटीपी प्लांट है वहाँ तक पैदल मौसी फॉल में पहुँच गए। सर कहाँ पे फॉल्ट दिखाई दिया, क्योंकि एसटीपी का जो पानी है वो भी नाले में बह रहा है, देखा गया है। आज जो हमारी लैब की टीमें थी उनको हमने साथ में बुलाया था। तो मौसी फॉल के कैचमेंट में हमने 8-10 जगह से सैंपल भरे हैं। इसमें एसटीपी का सैंपल भी है, मौसी फॉल में जगह जगह का सैंपल है। तो उसकी रिपोर्ट आने में भी 2 से 3 दिन का समय लगेगा। और उधर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बिजली विभाग भी लगातार प्रयासरत है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के साथ ही बिजली की खपत भी इस दौरान बढ़ जाती है। इसके लिए बिजली विभाग पूरी तरीके से तैयार है और चारधाम में करीब 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रही है। उत्तराखंड में अगले माह के मिड के बाद मानसून के आने की संभावना है। इसको देखते हुए आपदा विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में बारिश के कारण कई प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना बनी रहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा विभाग की मीटिंग कर सारे विभाग के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि इस बार मानसून औसत से ऊपर रहने की संभावना है और इसी को देखते हुए आपदा विभाग नॉर्मल तैयारी के साथ साथ एक विशेष तैयारी भी कर रहा है, जिससे आपदा के समय निपटा जा सके। तो उत्तराखंड में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक तप रहे हैं। पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोगों को भी भीषण गर्मी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों को झुलसा रही है। देहरादून की गर्मी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। गर्म हवाएं बेहाल कर रही हैं। बुधवार को देहरादून का तापमान ऑल टाइम रिकॉर्ड से 1 पॉइंट कम 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इससे पहले वर्ष 2012 में 30 मई को 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। तेज धूप के कारण सुबह से ही भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान के रिकॉर्ड स्तर पर रहने से इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ अस्पतालों में भी कूलर और एक्स्ट्रा बेड को तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जगह जगह अस्पतालों में और छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में भी कूलर लगाने की बात कही गई है। इस प्रकार से बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से तैयार है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर पर्यटन राजस्व का एक बहुत बड़ा साधन है। उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु गढ़वाल क्षेत्र में स्थित चारों धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब सरकार कुमाऊं क्षेत्र में भी पर्यटन को बढ़ाने के लिए मानस खंड सर्किट बनाया गया है। इसके तहत कुमाऊं क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध मंदिरों और स्थानों को जोड़ा गया है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि कुमाऊं रीजन में पर्यटन को बढ़ाने के लिए मानसखंड एक्सप्रेस शुरू किया गया है, जिसमें रेलवे और आईआरसीटीसी से एग्रीमेंट किया गया है और एक ट्रेन भी लीज पर ली गई है।
तो पर्यटन सीजन लगभग शुरू हो गया है, लेकिन सरकार की ओर से पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने के कारण पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कार पार्किंग की बनी हुई है। हजारों की संख्या में पर्यटक वाहनों के आने से व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा जाती हैं। लंबे सफर के बाद मसूरी पहुंचने पर सबसे पहले पर्यटकों को जाम से जूझना पड़ता है। उसके बाद किसी तरह मसूरी पहुंचने पर चौक चौराहे पर वाहन खड़ा करने को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों से झड़प हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या है, शहर में कहीं पर भी ड्रॉपिंग जोन उपलब्ध नहीं है, जहां पर टैक्सी और बड़ी सवारी गाड़ियां सवारियां और उनके सामान को उतार सके। हालांकि इस बार शहर में जाम की स्थिति कम ही देखने को मिल रही है, लेकिन कई स्थानों पर यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन के दौरान जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन के लिए जाना जाता है, लेकिन यदि पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो पर्यटक भी यहां से विमुख होते रहेंगे। एनसीआर में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। 45 डिग्री करीब टेम्परेचर है। राजस्थान तो 50 छू रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में पर्यटक काफ़ी मात्रा में मसूरी पहुंच रहे हैं, परंतु ये जो पर्यटक का आवाजाही है ये वीकेंड पे ज़्यादा है। लास्ट वीकेंड बुद्ध पूर्णिमा सैटरडे संडे के कारण एक अच्छा पर्यटक का फुटफॉल मिला हमको। लगभग ऑक्यूपेंसी 90% रही, परंतु ये देखा जा रहा है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वीकडेज में थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी कम हो रही है, जो भी चिंता का विषय है, नहीं होनी चाहिए। तो उत्तराखंड में लगातार तापमान में हो रही वृद्धि के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली की कटौती से जनता परेशान है। शहर से लेकर गांव तक जनता उमस भरी इस गर्मी से बेहाल नजर आ रही है। जसपुर में जनता का गर्मी के कारण हाल बेहाल हो गया है। लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज से जनता परेशान है। लगातार बढ़ते तापमान से ट्रांसफार्मर और विद्युत लाइनों में भी फॉल्ट हो रहे हैं। एक तरफ तो कुदरत की मार और दूसरी ओर बत्ती गुल हो जाने के कारण लोगों को गर्मी से बचने के लिए पेड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब लोगों को इंतजार तो इस बात का है कि कब तक बिजली सुचारू रूप से शुरू हो सके और उन्हें इस गर्मी से राहत मिल सके। वहीं बिजली विभाग के डीजीएम अनिल वर्मा ने बताया कि अभी बिजली का कोई संकट नहीं है, लेकिन अत्यधिक तापमान बढ़ने की वजह से लाइनों में जो फॉल्ट हो रहे हैं, इसको लेकर कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। और उधर एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन कर यात्रियों से धोखाधड़ी करने वाली ट्रैवल एजेंसी एजेंटों पर कार्रवाई जारी है। अलग अलग राज्यों से चारधाम यात्रा पर आए यात्रियों के फर्जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के संबंध में 4 और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में अब तक कई अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं। चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाले 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बहुचर्चित रहे दोहरे हत्याकांड की नाबालिग आरोपी लड़की हरिद्वार से पकड़ी गई है। आरोपी हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र में हर की पौड़ी के पास स्थित एक होटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रुकी हुई थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने नाबालिग लड़की को हिरासत में ले लिया। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड मुकुल फरार हो गया। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी दी कि आरोपी के मिलने की पुष्टि होने के बाद जबलपुर पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस टीम के पहुंचने के बाद लड़की को उनके घर वालों को सौंप दिया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में मार्च महीने में पिता और पुत्र की निर्मम हत्या हो गई थी। दोहरे हत्याकांड में नाबालिग लड़की की तरफ से प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता और छोटे भाई की हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। जबलपुर पुलिस लगातार दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। और उधर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक होटल के सभागार में 2 नाबालिग लड़कियों को सकुशल परिजनों के सुपुर्द करने को लेकर सम्मानित किया गया। मसूरी से लापता हुई नाबालिग लड़की को 36 घंटे के भीतर ही पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया। इसके बाद उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। वहीं डोईवाला से मसूरी आई युवती को 12 घंटे के भीतर उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है।
उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।